हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, ग्रेड 8 ज्योग्राफी बुक से। इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं या एक्सरसाइज है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, fruits, flowers and rearing livestock. एग्रीकल्चर वो बेसिक एक्टिविटी है जिसमें फसल का उगाना, जैसे उसमें आपके सब्जी आ गई, फल हैं, फूल हैं या जो जानवर हैं उनको पालना। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी एज इट इज कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी प्राकृतिक तौर पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एग्रीकल्चर की मदद से हम उनको जो है निकालते हैं और फिर उसका उत्पादन होता है। नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका असर एग्रीकल्चर पर पड़ता है या एग्रीकल्चर की उसी वजह से पॉसिबल है। द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर इंक्लूड सॉइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, पॉपुलेशन एटसेट्रा। तो ये जो फैक्टर्स हैं जिसमें आपकी मिट्टी हो गई, मौसम हो गया, आसपास की जो जमीन है वो कैसी है और वहां पर जनसंख्या कितनी है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं। What is shifting cultivation? What are its disadvantages? अब shifting cultivation क्या होता है और उसकी disadvantages यानी उसमें खामियां क्या हैं? Shifting cultivation is also known as slash and burn cultivation. इसको हम slash और burn cultivation भी कहते हैं। It is a type of farming activity which involves clearing of a land plot by cutting down trees and burning them. इस तरह की ये जो खेती होती है इसमें जमीन का जो प्लॉट है उसे खाली किया जाता है, पहले पेड़ काटे जाते हैं, फिर उसके बाद उनको जलाया जाता है। The ashes are then mixed with the soil and crops are grown. फिर ये जो राख होती है इसे मिट्टी में मिलाकर फसल जो है बोई जाती है। After the land has lost its fertility, it is abandoned. जब एक बार जमीन की जो उपजाऊपन है अगर वो खत्म हो गया है तो फिर उसको खाली छोड़ दिया जाता है। The farmers then move to a new place. और उसके बाद किसान दूसरी जगह बढ़ जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब इसकी परेशानियां क्या है या इसके खामियां क्या है? लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। जंगल की ज्यादा से ज्यादा कटाई होती है जिसकी वजह से पेड़ कम होने लगते हैं। लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर लैंड। एक खास तौर की जमीन जिस पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुई है उसका जो उपजाऊपन है वो खत्म हो जाता है। लीड्स टू सॉइल इरोजन। इरोजन होता है, मिट्टी जो है वो उखड़ने लगती है। बर्निंग ऑफ ट्रीज कॉजेज एयर पॉल्यूशन। अब आप पेड़ जलाएंगे उससे जो धुआं होगा उसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। इनसफिशिएंट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन। और जितनी फसल बोई जाती है वो काफी नहीं होती है बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए। व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर? अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? प्लांटेशंस आर द टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप्स ऑफ ट्री, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रो। ये एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग है जहां पर एक ही क्रॉप होता है, चाहे वो टी हो, कॉफी हो, शुगर केन हो, कैश्यू हो गया, रबर हो गया, बनाना या कॉटन, इनकी खेती होती है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल्स आर रिक्वायर्ड। बहुत ज्यादा मात्रा में आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। दे प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन द नियरबाई फैक्ट्रीज। जो वहां पर उत्पादन होता है उसको वहीं या तो प्रोसेस फार्म पर ही किया जाता है या फिर पास की फैक्ट्रीज में। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बहुत जरूरत है इस तरह के प्लांटेशन फार्मिंग के लिए। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जहां भी ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पर आपको प्लांटेशंस ज्यादा मिलेंगे। रबर इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जांपल्स। तो रबर सबसे ज्यादा प्लांटेशन मलेशिया में है, कॉफी का ब्राजील में, टी का इंडिया और श्रीलंका में। नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। अब फाइबर क्रॉप्स कौन से होते हैं और किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती है उनके ग्रोथ के लिए। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। जूट और कॉटन फाइबर क्रॉप्स हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशन नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द जूट आर हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी। सब चीजें इसको बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए, बारिश बहुत ज्यादा होनी चाहिए और नमी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सिमिलरली फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, ब्राइट सनशाइन आर रिक्वायर्ड। अब अगर कॉटन की खेती है तो टेम्परेचर ज्यादा हो,
हल्की बारिश हो और सूरज जो है पूरी तरह से चमकता हुआ हो, उससे जो है कॉटन की फसल अच्छी होती है। अब है टिक द करेक्ट आंसर। हॉर्टिकल्चर मीन्स, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रिमिटिव फार्मिंग या ग्रोइंग ऑफ वीट। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर रेफर्स टू। हम गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? टी, कॉटन या जूट को। करेक्ट आंसर है जूट। लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफी कौन है? ब्राजील, इंडिया या रशिया? करेक्ट आंसर इज ब्राजील। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। अब हमारे यहाँ भारत में जो खेती बाड़ी है ये सबसे मुख्य एक्टिविटी या बेसिक एक्टिविटी मानी जाती है। क्यों? कारण क्या है? रीजन देने हैं। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज मेनी रीजन्स इन इंडिया हैव फर्टाइल लैंड दैट इज फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो जमीन है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है और एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 2/3 of the Indian population still depend on agriculture. हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है 2/3 लगभग पूरी तरह से एक एग्रीकल्चर पर ही निर्भर है। This is mainly because of the lack of literacy among the people. वजह क्या है कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं। Hence, India being densely populated country requires large scale production of food to fulfill the people's need. और इसी वजह से क्योंकि हमारे यहाँ भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा अनाज के उत्पादन की जरूरत है ताकि लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्रॉप्स बोए जाते हैं। बिकॉज ग्रोइंग द क्रॉप्स डिपेंड ऑन फैक्टर्स सच एज फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, टाइप ऑफ क्लाइमेट, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, टेक्नोलॉजी एंड लेबर। हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके के या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की फसल बोई जाती है। उसका कारण यह है कि जो फसल का बोना है वो निर्भर करता है फैक्टर्स पे कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, कितनी उस फसल की डिमांड है, वहाँ पर मौसम कैसा है, बारिश कितनी होती है, कौन सी तकनीक इस्तेमाल करी जा रही है और वहाँ पर लेबर की कितनी अवेलेबिलिटी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग प्राइमरी एक्टिविटीज एंड टर्शरी एक्टिविटीज। अब प्राइमरी और टर्शरी एक्टिविटीज में क्या फर्क है ये बताना है। प्राइमरी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फिशिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग। अब प्राइमरी एक्टिविटी जो है उसमें मेनली क्या होता है? उत्पादन होता है या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको निकालना, उनको एक्सट्रैक्ट करना, जैसे फिशिंग है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है। Whereas tertiary activities are those that provide support to the primary and secondary sectors in carrying out the activities like transportation, banking, etc. जबकि जो टर्शरी एक्टिविटीज हैं वो बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, और उसमें जो भी एक्टिविटीज हैं उनको आगे ले जाने के लिए मेनली वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गई, बैंकिंग हो गया। तो प्राइमरी और टर्शरी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग में क्या फर्क है? Subsistence farming is a type of farming that the farmer practice to meet the needs of his family. एक ऐसी फार्मिंग जिसमें जो किसान है वो उसको इसलिए खेती बाड़ी कर रहा है ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके, उस तरह की फार्मिंग सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। The cultivation of crops is done for personal consumption. खुद के अपनी घर में उस अनाज की खपत हो जाए इसलिए उसको बोया जा रहा है। It involves low level of technology and household labor to produce a small output. बहुत ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता, घर के ही मेंबर्स जो हैं एक तरह से लेबर का काम करते हैं और जो उत्पादन होता है या जो आउटपुट आता है वो बहुत थोड़े या छोटे लेवल पे होता है। In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में जो फार्मर है वो छोटे से एक प्लॉट होता है लैंड का, उस पर साधारण से टूल की मदद से और लेबर की मदद से अपने एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाता है। राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स आर द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रेवलेंट इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मॉनसून रीजन। वहीं पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो मेनली जो बहुत ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं मॉनसून रीजन्स में, यहाँ पर वहां जो है ज्यादा करी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द लाइफस्टाइल्स ऑफ द फार्मर्स इन यूएसए एंड इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर्स कलेक्टेड फ्रॉम द मैगजीन, बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड इंटरनेट। ये एक तरह का सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है जिसको आपको सर्च करके या रिसर्च करके बताना है कि जो यूएसए में फार्मर्स है उनका लाइफस्टाइल और जो इंडिया में फार्मर्स है उनके लाइफस्टाइल में क्या फर्क है। द लाइफस्टाइल ऑफ एन इंडियन फार्मर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फार्मर इन द यूएसए। ऑफ कोर्स ये बात है, जो यहाँ के किसान हैं उनके लाइफस्टाइल में और जो यूएसए के किसान हैं उनके लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है। An Indian farmer does not have much land, whereas the average size of the farm in the USA is about 250 hectares. यहाँ का जो किसान होता है उसके पास बहुत कम जमीन होती है, जबकि अगर यूएसए की बात करें तो एवरेज साइज जो एक फार्म का है किसी भी किसान के पास वो लगभग 250 हेक्टेयर का है। An Indian farmer lives in his house, but an American farmer lives in his farm. अब इंडियन फार्मर जो है वो अपने घर में रहता है, अमेरिकन फार्मर फार्म पे रहता है। A farmer in India applies his own experience and advice of other farmers and elders regarding farming practices. इंडिया में किसान जो है अपने खुद के अनुभव के आधार पर और किसानों की सलाह पर या बड़े बुजुर्गों की सलाह पर लेकर सारी किसान की जो खेती है उसको काम करते हैं। But a farmer in the USA gets his soil tested in laboratories to assess the nutrients of the soil. वहीं यूएसए में जो किसान है उसकी मिट्टी पहले लेबोरेटरी में टेस्ट होती है ताकि उसको ये पता चल सके कि उसकी मिट्टी में कितने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं। An Indian farmer does not know any kind of technical advancement, whereas the farmer in the USA has a computer which is linked to the satellite. हमारे यहाँ के इंडियन फार्मर में कहीं कोई टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट तो है नहीं, जबकि यूएसए के जो फार्मर्स हैं वो कंप्यूटर लिंक्ड होते हैं, सैटेलाइट से लिंक्ड होते हैं, तो उनको पता है क्या किस तरीके से कैसे करना है। In comparison to an Indian farmer, an American farmer is much more advanced in every aspect. तो अगर हम इंडियन फार्मर की तुलना करेंगे किसी यूएस वाले फार्मर से तो अमेरिकन फार्मर जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस होगा हर तरीके से। फॉर फन सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। अब आपको इसमें क्रॉसवर्ड पजल है उसको सॉल्व करना है अक्रॉस और डाउन का। तो हम आपको जो अक्रॉस और डाउन है उसके आंसर्स बता रहे हैं, आप उसको अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं। अक्रॉस में फर्स्ट है crop that needs well-drained fertile soils, moderate temperature and lots of sunshine. Answer is maize. Increasing production through use of HYB seeds, chemical fertilizers and pesticides, इसको बोलते हैं green revolution. USA, Canada, Russia, Australia are major producers of this crop. Answer is wheat. Type of farming to meet family needs, subsistence farming. Rearing of animals for sale, livestock. और ये इसका क्रॉस का लास्ट है ग्रोइंग ग्रेप्स फॉर वाइन्स, विटिकल्चर। डाउन, अब इसमें क्या है, कोर्स ग्रेन्स आर आल्सो कॉल्ड मिलेट्स, कल्टीवेशन इन्वॉल्विंग स्लैश एंड बर्न, शिफ्टिंग, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एग्रीकल्चर, टी, कॉफी, sugarcane and rubber are grown in plantations, require 210 frost-free days for growth, cotton, growing of flowers, horticulture, also called golden fiber. Answer is jute, also known as paddy, rice. Activity concerned with the extraction of natural resources, primary. तो ये आपके across और down जो हैं उसके जो clues दिए थे उसके आंसर्स हैं। आपको ये जो क्रॉसवर्ड है इसको पूरा सॉल्व करके दिखाया गया है, आप इसकी हेल्प से अपनी एक्सरसाइज को पूरा कर सकते हैं। चाहें तो आप एक बार खुद भी ट्राई करें और उसके बाद इससे आंसर्स मिला सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।